हेलो दोस्तों, पावर प्लांट के इस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को मैंने बोला था। आज फिर से हम लोग पावर प्लांट का एक वीडियो बनाएंगे। अभी तक देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके थे तापीय विद्युत संयंत्र, आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे साइकिल के बारे में पढ़ा, जैसे कि टाइपिंग चक्र हो गया, अतिक्रांतिक दाब चक्र हो गया, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है द्विवाष्पीय चक्र पढ़ा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई ये थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, काम कैसे करता है, और इस पर बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं और वो कार्य कैसे करता है। तो तापीय शक्ति संयंत्रों का विन्यास हम लोग देखते हैं कि तापीय शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पे काम करता है, कैसे कार्य करता है, उसको हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ताप शक्ति संयंत्र मूल रूप से रैंकिंग चक्र पर आधारित होता है। रैंकिंग चक्र पर आधारित होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुनः तापन चक्र एवं पुनर्योजी चक्र दोनों ही रैंकिंग चक्र के सुधरे हुए रूप हैं। इसमें पुनः तापन एवं पुनर्योजी चक्र संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाते हैं। भारत में प्रयुक्त वाष्प शक्ति संयंत्र में वाष्प दाब 200 से लगभग 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ताप शक्ति संयंत्र में सहायक युक्तियों में शक्ति व्यय संपूर्ण शक्ति व्यय का 2 से 5% होता है, और ताप यहाँ पर होता है 380 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ताप विद्युत शक्ति संयंत्र में कितने परिपथ होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सर्किट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको 4 सर्किट देखने के लिए मिलता है। पहला है ईंधन तथा राख परिपथ, दूसरा है वायु तथा दग्ध गैस परिपथ, तीसरा है भरण जल तथा वाष्प परिपथ, और चौथा है शीतल जल परिपथ। अगर हम ईंधन तथा राख परिपथ की बात करते हैं तो इस परिपथ में खानों से उपलब्ध कोयला प्लांट के कोयला भंडार में लाया जाता है। कोयला भंडार से इसकी ढुलाई प्लांट तक ढुलाई संयंत्र द्वारा किया जाता है। इसे बॉयलर भट्टी तक भरण उपकरण की सहायता से पहुंचाया जाए। भरण उपकरण का मतलब है कि जैसे हम लोग कन्वेयर वगैरह हो गया, उसकी सहायता से इसको वहां तक पहुंचाया जाता है। राख को बॉयलर भट्टी से राख स्टोरेज तक पहुंचाने के लिए राख निरंतर प्रणाली की सहायता लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है हमारे ताप विद्युत शक्ति संयंत्र में। ठीक है, तो ये फिगर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको बना लीजिएगा। मैंने जूम करके पहले इसको दिखाया, नाम क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिर हमने ये किया। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें आइस स्टोरेज है, आइस हैंडलिंग है, उसके बाद बॉयलर लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ ऊपर देखते हैं तो कोल प्लांट लगा हुआ है, कोल स्टोरेज लगा हुआ है, ये कोल स्टोरेज है, ये कोल प्लांट है, ये बॉयलर लगा हुआ है, इकोनोमाइजर लगा हुआ है, सल्फर सुपर हीटर लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोग डस्ट कलेक्टर लगाए हुए हैं, मेन वाल्व यहाँ पर लगा होता है, टरबाइन लगा होता है, कपलिंग लगा होता है, जनरेटर लगा होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नीचे में कंडेंसर लगा हुआ है, वाटर पंप लगा हुआ है, लो प्रेशर फीड वाटर हीटर लगा हुआ है, कूलिंग टावर लगा हुआ है, जहाँ पर पानी को फिर से ठंडा किया जाता है। ठीक है, ऊपर हम लोग देखते हैं तो ऊपर में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ड्राफ्ट फैन लगा हुआ है, चिमनी लगा हुआ है, एयर प्री हीटर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग ये पावर प्लांट देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर प्लांट होता है, इसका फिगर आप लोग ज़रूर से बना लीजिएगा। ठीक है,
हम देखते हैं कि पहला तो हमने देख लिया, दूसरा की अगर हम बात करें तो वायु तथा दग्ध गैस परिपथ। इसमें हम लोग देखते हैं कि ईंधन दहन के लिए वायुमंडल से प्रेरित प्रवात पंखों ड्राफ्ट फैन की सहायता से एयर प्रीहीटर में प्रवेश करता है। बॉयलर भट्टी में ईंधन दहन के फलस्वरूप प्राप्त दग्ध गैसें अतितापक तथा बॉयलर की नलिकाओं को ऊष्मा प्रदान करते हुए बॉयलर से बाहर निकल जाता है। इसमें धूल पकड़ने के संयंत्र डस्ट कलेक्टर का उपयोग किया जाता है। शेष ऊष्मा इकोनॉइजर तथा प्रीहीटर से होते हुए चिमनी से वायुमंडल में भेज दी जाती है। जो चिमनी क्या देता है, ये ऊष्मा देते हुए चिमनी मार्ग से वायुमंडल में भेज दिया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भाई आगे क्या है, भरण जल तथा भाप परिपथ। इस परिपथ में संघनित्र जल को जल पंपों की सहायता से भरण जल तथा तापकों में भेजता है। तापकों को ऊष्मा ग्रहण करके यह इकोनोमाइजर में भेजा जाए। इकोनोमाइजर को हम लोग मितोपयोजक भी बोलते हैं। और अंत में बॉयलर में प्रवेश करता है। बॉयलर में जल का परिपथ नलिकाओं से अधिक गर्म तथा कम गर्म जल के घनत्व में अंतर के कारण होता है। यहाँ से यह जल अतितप्त होकर टरबाइन में प्रवेश करती है। टरबाइन से निकलने के बाद भाप संघनित्र में से संघनित होता है। शीतल जल परिपथ। संघनित्र में भाप के संघनन के लिए, संघनन का मतलब बूंदों के रूप में परिवर्तित होना के लिए शीतल जल प्रवाहित किया जाता है। इसकी आपूर्ति नदी, झील, तालाबों आदि के माध्यम से किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ऊष्मीय शक्ति संयंत्र के प्रमुख तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रमुख तत्वों को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। मुख्य भाग, सहायक युक्ति, उपसाधन। तो मुख्य अंग में हम लोग क्या देखते हैं कि टरबाइन आ जाता है, संघनित्र आ जाता है, बॉयलर आ जाता है। उसके बाद सहायक युक्ति में हम देखते हैं कि ईंधन ढुलाई उपकरण आता है, ईंधन दहन उपकरण आता है, राख तथा धूल निवर्तन उपकरण आता है, शीतल जल उपकरण आता है। उपसाधन में अगर हम देखें तो भरण जल तापक आता है, अतितापक आता है, वायु पूर्वतापक आता है, मितोपयोजक आता है। अब हम सभी भागों का कार्य देखते हैं कि सभी भागों का कार्य क्या है। बॉयलर वह युक्ति है जिसमें ईंधन दहन फलस्वरूप उपजी ऊष्मा जल द्वारा अंतरित किया जाता है और उच्च दाब एवं ताप पर भाप का उत्पादन किया जाता है। बॉयलर का कार्य भाप को वांछित दाब एवं ताप पर संचित करना होता है, अथवा बॉयलर का काम विभिन्न गुण स्तर के भाप को फलस्वरूप उत्पन्न करना और सप्लाई करना होता है। ठीक है, ईंधन ढुलाई एवं भंडारण। ताप विद्युत संयंत्र में सामान्यतः कोयले का प्रयोग किया जाता है। ईंधन को उसकी प्राप्ति स्थान से संयंत्र तक पहुंचाने तथा संयंत्र परिसर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने के ईंधन का ढुलाई कहते हैं। भाप शक्ति संयंत्र में कोयला ही महत्वपूर्ण ईंधन है। ईंधन ढुलाई तंत्र की वह व्यवस्था जो ईंधन प्राप्ति स्थान से दहन उपकरण तक पहुंचाता है उसे ईंधन ढुलाई तंत्र कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, यांत्रिक तंत्र और श्रमिक तंत्र। यांत्रिक तंत्र, इस तंत्र के अंतर्गत विभिन्न उपकरणों एवं युक्तियों के प्रयोग से ईंधन की ढुलाई की जाती है। श्रमिक तंत्र, इस तंत्र में श्रमिक के द्वारा ईंधन की ढुलाई की जाती है। कोयला ढुलाई के विभिन्न क्रियाओं का विवरण। ईंधन प्राप्ति। कोयला ढुलाई में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोयले को प्राप्त करते हैं। तो कोयले को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ईंधन को शक्ति संयंत्र तक ले जाना इस बात पर निर्भर करता है कि शक्ति संयंत्र वहाँ स्थापित है, कहाँ स्थापित है। ईंधन को शक्ति संयंत्र तक समुद्र, रेल अथवा सड़क माध्यम से पहुँचाया जाता है, जिसमें सड़क माध्यम सबसे अच्छा पड़ता है। ईंधन का उतारना,
अनलोडिंग करना। छोटे आकार के संयंत्र के लिए श्रमिकों द्वारा हस्त औजारों की सहायता से ईंधन उतारा जाता है, जबकि बड़े संयंत्रों के लिए औजारों की सहायता से उसको उतारा जाता है। यांत्रिक औजार के रूप में कोयला ढोने वाले वैगनों की सहायता ली जाती है। तैयारी कैसे की जाती है? कोयले में नमी व लोहे के कण हो सकते हैं, इसलिए इसे प्रयोग करने से पूर्व तोड़ना, सुखाना आदि क्रियाएं होती हैं, जिसमें निम्न उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? भंजक का उपयोग किया जाता है, कूटने का उपकरण किया जाता है, साइजर और ड्रायर का उपयोग किया जाता है सुखाने के लिए। कोयले का स्थानांतरण। कोयले को ज्वलन उपकरण की सहायता से भट्टी में भेजा जाता है। कोयले को उतारने के स्थान से भंडार तक ले जाने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। कोयले का स्थानांतरण के लिए निम्न उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं: बाल्टी वाहक, खुरचनी वाहक, पेंच वाहक, स्किप हाइस्ट इत्यादि का उपयोग हम लोग कोयले के स्थानांतरण के लिए करते हैं। दहन। इसके अंतर्गत ईंधन के ज्वलनशील अवयव ऑक्सीजन के साथ संयोग करके उच्च ताप पर ऊष्मा तथा प्रकाश के साथ जलते हैं। दहन में ईंधन के रूप में हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। यह ईंधन ठोस, द्रव अथवा गैस के रूप में हो सकता है। ईंधन के लिए आवश्यक शर्त: दहन उपकरणों का उचित चयन करना होता है, वायु तथा ईंधन का पूर्ण सहयोग होता है, भट्टी में आवश्यक वायु की पूर्ति होना, भट्टी से राख का उचित निवर्तन होना। दहन उपकरण के अंतर्गत वे सभी उपकरण आते हैं जिसके द्वारा भट्टियों में ईंधन भरण, ज्वलन तथा वायु नियंत्रण किया जाता है। दहन उपकरणों का चयन परिचालन की सुविधा, दहन स्थान, अनुरक्षण तथा वायु उत्पादन पर निर्भर करता है। प्रचुरित प्रज्वलन या पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग। प्रज्वलन की इस विधि में कोयले का गुण पाउडर के रूप में चूर्णित कर लिया जाता है। चूर्णित करने के पश्चात ईंधन को भट्टी में डाला जाता है, जिससे ईंधन अपनी पूर्ण दक्षता के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करता है। प्रचुरित ईंधन के लाभ क्या हैं? ईंधन दहन क्षमता पूर्वक होता है, अच्छा हो जाता है, भट्टी की संरचना सरल हो जाती है, ईंधन के बड़े बड़े झुंड नहीं बनते हैं, ईंधन ज्वलन तथा नियंत्रण शीघ्र एवं सरल होता है, ईंधन एवं वायु का मिश्रण आसानी से हो जाता है। राख निवर्तन मतलब राख को निकालना। भाप शक्ति संयंत्रों में राख की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। कोयले से निकलने वाली राख की मात्रा कोयले की भार से लगभग 10% से 20% होता है। बड़े शक्ति संयंत्रों में राख की मात्रा प्रतिदिन निकलती रहती है। इस राख को विसर्जित करने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यह बहुत तेज़ी के साथ हवा में उड़ने वाले होते हैं। राख जहरीली गैसें भी मिली हो सकती हैं, अतः इस राख को वातावरण से बचाने के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। राख निवर्तन की विधियाँ। इसकी निम्न यांत्रिक विधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा राख का निवर्तन, वायु पद्धति द्वारा, हाइड्रोलिक पद्धति द्वारा। यांत्रिक प्रक्रिया: इस पद्धति में बॉयलर से राख को कन्वेयर की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर राख भंडार में भेजते हैं, जहां से राख को ट्रकों के माध्यम से बाहर ले जाया जाता है। वायु पद्धति में वायु को राख हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें वायु जनरेटर को भट्टी से विसर्जित कर दिया के लिए रखा जाता है, जिससे राख पाइप में भरता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। पाइप के अंत बिंदु पर वायु एवं राख को अलग अलग कर दिया जाता है तथा राख डंपरों में राख को इकट्ठा कर लिया जाता है तथा वायु को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। हाइड्रोलिक विधि: इस विधि में राख को अधिक वेग से प्रवाहित किया जाता है, जिसे स्लरी कहते हैं। स्लरी को पाइप के माध्यम से
डंपिंग तक ले जाते हैं तथा वहां से ट्रकों के माध्यम से बाहर भेज दिया जाता है। हाइड्रोलिक पद्धति दो प्रकार की होती है, निम्न दाब पद्धति, उच्च दाब पद्धति। भाप जेट पद्धति के द्वारा राख का निवर्तन। भाप जेट पद्धति द्वारा राख का निवर्तन। इस विधि में भाप को अधिकतम वेग से पाइप के द्वारा प्रवाहित की जाती है, जिससे राख भाप के साथ मिलकर बाहर डंपिंग में जमा हो जाती है। पाइप के द्वारा प्रवाहित राख एवं भाप का मिश्रण बाद में अलग कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसे भाप जेट विधि कहते हैं। बॉयलर के उपसाधन संयंत्र। अब देखिए, एक पॉइंट तो आपका हो गया कि मुख्य साधन कौन कौन से होते हैं राख को ढोने के लिए। अब हम लोग बॉयलर के उपसाधन संयंत्र को पढ़ेंगे। इसमें क्या है, बॉयलर के वे साधन जिससे बॉयलर की ऊष्मा दक्षता को बढ़ाया जाता है अथवा बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसे बॉयलर के उपसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं, वायु पूर्वतापक, मितोपयोजक जिसको इकोनोमाइजर भी कहते हैं, भरण जलतापक, अतितापक, संघनित्र। वायु पूर्वतापक, वायु पूर्वतापक को मितोपयोजक के आगे एवं चिमनी के पहले स्थापित किया जाता है। वायु पूर्वतापक से बॉयलर को वायु भेजने से पहले गर्म किया जाता है। परीक्षण द्वारा ज्ञात किया गया है कि दहन हुई गैसों की ऊष्मा का तापमान 15 से 30 डिग्री होता है, जो कि बाहर निकलती है, जिसका उपयोग एयर प्रीहीटर में किया जाता है। इस प्रकार व्यर्थ जाने वाली गैसों की ऊष्मा का उपयोग कर लिया जाता है, जिससे बॉयलर की दक्षता में वृद्धि हो जाती है। इकोनोमाइजर, मितोपयोजक का प्रयोग बॉयलर संयंत्र की ऊष्मा दक्षता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बॉयलर से निकलने वाली पदार्थ व्यर्थ गैस की ऊष्मा को उपयोग में लाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, गिल्ड ट्यूब मितोपयोजक, प्लेन ट्यूब मितोपयोजक। मितोपयोजक में स्टील ट्यूब में पानी भरा जाता है। इसका बॉयलर से निकलने वाली फ्लू गैसों को गर्म किया जाता है। फ्लू गैसें मितोपयोजक के ट्यूब पर गिरती हैं, जिससे फीड कोटर 80 से 85% तक गर्म हो जाता है। फीड वाटर 80 से 85% तक गर्म हो जाता है। स्टील ट्यूब पर पड़ी हुई धूल को हटाने के लिए सूट ब्लोअरी कॉट का उपयोग किया जाता है। फीड वाटर हीटर, भाप शक्ति संयंत्र में हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर तथा लो प्रेशर फीड वाटर हीटर का उपयोग किया जाता है। इनका प्रयोग करने से बॉयलर में दिया जाने वाला पानी गर्म हो जाता है। पानी को गर्म करने के लिए मुख्यतः दो प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, खुला टाइप और बंद टाइप, मतलब ओपन टाइप और क्लोज टाइप। भरण जलतापक के प्रथम विधि में स्टीम तथा जल दोनों सीधे ही संपर्क में रहते हैं, जिससे भाप की ऊष्मा जल को ट्रांसफ़र होती रहती है, तथा द्वितीय विधि में ट्यूब के भीतर प्रवाहित होती है। जल ट्यूब के भीतर प्रवाहित होती रहती है और ट्यूब के बाहर भाप प्रवाहित होता है। इस प्रकार भाप की ऊष्मा से ट्यूब में जल ऊष्मा ग्रहण हो जाती है। सुपर हीटर, अतितापक बॉयलर के बाद एवं टरबाइन से पूर्व स्थापित किया जाता है। अतितापक में बॉयलर से प्राप्त भाप को अतितप्त किया जाता है, अधिक गर्म किया जाता है, जिससे भाप में उपस्थित नमी का शोषण हो जाता है और टरबाइन के लिए नमी रहित भाप दिया जाता है। कंडेंसर, संघनित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से टरबाइन से निकलने वाली भाप में उपस्थित जल बिंदुओं को एकत्र किया जाता है। इसका प्रयोग शक्ति संयंत्र चक्र की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। भाप को संघनित्र में एकत्रित होने के पश्चात शीतल जल का तापमान बढ़ जाता है। बढ़े हुए तापमान को कम करने के लिए जल को कूलिंग टावर में प्रवाहित किया जाता है, जिससे जल का तापमान सामान्य हो जाता है। संघनित्र दो प्रकार का होता है, जिसको हम पृष्ठ संघनित्र तथा जेट संघनित्र कहते हैं। दक्षता का फार्मूला क्या होता है? सकल ऊष्मीय दक्षता मतलब संपूर्ण ऊष्मीय दक्षता बराबर क्या होता है? जनित्र द्वारा निर्गत कार्य मतलब जनित्र द्वारा किया गया कार्य
बटे में बॉयलर द्वारा भाप को दी गई ऊष्मा। शुद्ध ऊष्मीय दक्षता जनित्र द्वारा निर्गत कार्य माइनस भरण पंप द्वारा किया गया कार्य बटे में बॉयलर भाप को दी गई ऊष्मा, बॉयलर द्वारा भाप को दी गई ऊष्मा। ठीक है। इसके बाद हम लोग जल विद्युत संयंत्र पढ़ेंगे। जल विद्युत संयंत्र में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जल का उपयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे ही आप लोग नोट्स वगैरह तैयार करते रहिए। आगे की वीडियो हम लोग कल फिर से एक बार देख लेते हैं। थैंक यू।